आज हम देखने जा रहे हैं गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट 9 का फिजिक्स का सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है पीस ऑफ कॉपर एंड ऑफ जर्मेनियम, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं रूम टेम्परेचर से। कॉपर को और जर्मेनियम को, इन दोनों को हम लोग कूल कर रहे हैं, तो इनके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे पता है कि कॉपर क्या है, कॉपर मेरा एक कंडक्टर है और कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है मेरा पॉजिटिव होता है। और अगर बात करी जाए जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में आती है। अब यहाँ पे अल्फा हमको इंडिकेट क्या कर रहा है, अगर अल्फा पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के केस में हमको देखने को मिल रहा है कि अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव मींस अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। तो कंडक्टर के केस में जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं तो सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर सेमीकंडक्टर का अल्फा निगेटिव है इसका मतलब ये कि जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन खोजना है जहां पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, और सेमीकंडक्टर का बढ़ रहा हो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कॉपर के लिए डिक्रीज करेगा और जर्मेनियम के लिए इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब पीएन जंक्शन डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, इस केस में डिप्लीशन लेयर के ऊपर और हमारा बैरियर हाइट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हमें पता है जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड में ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। यहां पे बीच में हमारा बैरियर होता है, ठीक है, बीच में बैरियर होता है। और ये जो बैरियर है यहीं पे जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और इसके लिए जब हम लोग बैरियर वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये हमको बैरियर की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, अब ये जो बैरियर की हाइट है, अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। अब फॉरवर्ड बायस हम इसको कर देते हैं, यानी पी वाले को हायर टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एन वाले को लोअर टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहां से ज्यादा हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिप्लीशन लेयर पहले थी, अब ये डिप्लीशन लेयर घट करके कम हो जाएगी। यानी अब हमें नई डिप्लीशन लेयर येलो कलर वाली देखने को मिलेगी। तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस करने की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होने लग जाएगा। तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होने लग जाएगा उसकी वजह से डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी और ये जो बैरियर था पहले ये इनिशियली था, अब जब फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो यही जो हमारा बैरियर है वो घट करके कम हो जाएगा। तो आफ्टर आफ्टर बायसिंग बैरियर, जो हमारे बैरियर की हाइट रहेगी वो सिर्फ इतनी हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली इतनी थी, फाइनली जब हम लोग बाइसिंग कर देंगे तो हाइट इतनी बचेगी। यानी कि बैरियर की हाइट भी कम होगी और साथ ही साथ डिप्लीशन लेयर भी कम होगा। ऐसा हमको कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर नॉट वाइडेंड, डिप्लीशन लेयर वाइड नहीं होगी, फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, डिप्लीशन लेयर हमारी रिड्यूस होगी और बैरियर की हाइट भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। वेयर इज द ऑप्शन, बोथ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर गोइंग टू रिड्यूस, मींस ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, एनर्जी बैंड गैप, जब हम लोग एनर्जी बैंड गैप का फॉर्मेशन करते हैं तो हम दिखाते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड होता है और ये वैलेंस बैंड होता है। तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग ग्राफ बनता है। अब यहां पे बताना है किसका एनर्जी गैप जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो पता है कि कंडक्टर के केस में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। यानी यहां पे जो गैप है, ये जो एनर्जी का गैप है वो मिनिमम देखने को मिलेगा कहां पे, कंडक्टर्स के केस में, यानी मेटल्स के केस में। और उससे भी कम हमको सुपर कंडक्टर में देखने को मिलेगा। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के केस में ये जो बैंड गैप होता है, ये जो बैंड गैप होता है ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको देखने को मिलता है। बैंड गैप
मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इज गोइंग टू बी मोर देन नॉट लेस देन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देखने को मिलता है। तो इंसुलेटर के केस में यहां पे जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, यानी कि काफी ज्यादा बैंड गैप हमको देखने को मिल रहा है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के केस में ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेमीकंडक्टर के केस में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर के केस में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर के केस में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेटल के केस में तो ओवरलैपिंग ही हो जाती है, एक ओवरलैप्ड रीजन होता है। सिमिलरली सुपरकंडक्टर के केस में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिला बैंड गैप? इंसुलेटर्स के केस में। इंसुलेटर के केस में बैंड गैप काफी ज्यादा होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट एब्सोल्यूट जीरो, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाता है तो सिलिकॉन कैसा एक्ट करेगा? अगर बात करी जाए सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन है क्या? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसके केस में। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और हम लोग एब्सोल्यूट जीरो पे चले जाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जहां पे सारे इलेक्ट्रॉनों की मोशन एकदम खत्म हो जाती है। तो अब हमें पता है कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जब कोई इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो वही सेमीकंडक्टर किसके जैसा बिहेव करने लगेगा? एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगेगा। इस वजह से आंसर इंसुलेटर चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन इट बिकम्स पी टाइप, व्हेन डोप्ड विद आर्सेनिक इट बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, सच पी टाइप हैज एक्सेस होल एंड एन टाइप हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है जब 14th ग्रुप के मेंबर्स यानी सिलिकॉन को हम डोप्ड करते हैं किसी भी ट्राईवेलेंट के साथ यानी 13 ग्रुप के मेंबर के साथ, यहां पे बोरॉन दिया हुआ था, तो बोरॉन के साथ जब हम लोग डोप करेंगे तो एक वैलेंसी खाली रह जाएगी। यहां पे 14 थी, हमने 13 के साथ डोप किया तो एक वैलेंसी खाली रह जाएगी, जिसकी वजह से किसका क्रिएशन होगा? होल्स का क्रिएशन होगा। और ये कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा? ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, राइट। और जब हम लोग 15th ग्रुप की बात करेंगे तो 15th ग्रुप में कौन आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के साथ जब हम इसे डोप करेंगे सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ, तो एक्सेस में कौन रहेगा? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और एक्सेस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। तो बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट वन एकदम सही है कि सिलिकॉन को जब डोप कर रहे हैं बोरॉन के साथ तो पी टाइप बनता है, और जब आर्सेनिक के साथ डोप करते हैं तो एन टाइप बनता है। और पी टाइप में एक्सेस होता है होल का, और एन टाइप में एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है when such p type n type semiconductor are fused to make junction a current will automatically flow which can be detected with externally connected ammeter। तो बोल रहा है जब p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम ज्वाइन कर दे और बाहर से कोई भी बाइसिंग ना दी जाए, यहां p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर, जब इसे कनेक्ट कर दे और एमीटर लगा दिया जाए तो हमें करंट मिलने लग जाएगा, जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर तो है, ये आ करके बीच में बैरियर का क्रिएशन कर देते हैं, और इस बैरियर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी वजह से अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें बाइसिंग की जरूरत पड़ती है, यानी एक्सटर्नली सेल या बैटरी कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये बैरियर थोड़ा सा कम होता है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन और होल्स रिस्पेक्टिव साइड में है वो मूव करने लगेंगे, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हमें करंट मिलने लग जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है कि ऑटोमेटिकली आप बस सेमीकंडक्टर लेकर के आइए और उसको कनेक्ट कर दीजिए आपको करंट मिलने लग जाएगा। बिल्कुल गलत बात है कि जब तक हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर में बाइसिंग नहीं करते हैं हमें एक्सटर्नली करंट मिल ही नहीं सकता है, यानी कि स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट वन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट वन सही, विच मींस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट मटेरियल, यानी सिलिकॉन है, सिलिकॉन कैसा है? 14th ग्रुप का मेंबर है, ठीक है।
यहां पे हम इसको डोप कर रहे हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ, 15 ग्रुप के साथ एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो बोला कहा गया है हमसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, तो बात सही है, जब 15 ग्रुप के साथ हम डोप कराएंगे 14 वाले को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट निगेटिव चार्ज, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेट में निगेटिव चार्ज होता है। तो सेमीकंडक्टर तो एक न्यूट्रल मटेरियल है, आप लेकर के आइए एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ऐसा नहीं है कि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, तो वो पूरा का पूरा एन टाइप निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है वो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जो एटम्स होते हैं, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए रहते हैं, भले ही ज्यादा है पर पड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो वो कंडक्ट नहीं हो रहे जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन दिखाए नहीं जाते उस तरीके से, तब तक हम लोग नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर हमारा निगेटिवली चार्ज है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो कहा गया है वो गलत स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक। नेट निगेटिव चार्ज नहीं होता है एन टाइप पे, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलर सेल पहचानने के लिए आया है और ये नीट का भी सवाल था। सोलर सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका जो ग्राफ होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही ग्राफ है जो कि सोलर सेल का ग्राफ है, करेक्ट। और इसमें कोई भी बाइसिंग नहीं होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉरवर्ड बाइसिंग को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स बाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोई भी बाइसिंग नहीं होती, यानी अनबायस्ड कंडीशन में लगाया जाता है सोलर सेल, इसीलिए सोलर सेल का ग्राफ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रेजिस्टिविटी रो ऑफ ए सेमीकंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर, कौन सा करेक्ट बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m अपॉन में एनी स्क्वायर टाउ, m अपॉन में एनी स्क्वायर टाउ। n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी है ये, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो यहां से रिलेशन क्या मिल रहा है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, और जो n होता है यानी नंबर डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, ठीक। तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन मिला हमें रेजिस्टिविटी का रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा एक ही ग्राफ में बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रिवर्स बायस पहचानने को। तो ये 2 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, यानी यहां से हाई, इधर हाई वोल्टेज हो जाएगा, इधर लो वोल्टेज हो जाएगा, करंट इजिली पास हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। ये -5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट ज्यादा हो जाएगा -5 के कंपैरिजन में, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब यहाँ -10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट ज्यादा हो जाएगा, हायर वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ये हाई वोल्टेज हो गया है, ये लो वोल्टेज हो गया, यानी करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में हो गया है, तो हमें क्या पहचानना था, रिवर्स बायस पहचानना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, और हमें पता है ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसका है, जीना डायोड का है। जीना डायोड के केस में जब भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे ले आकर के ड्रॉप कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। अगर वोल्टेज चेंज करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब करंट तो जा रही होगी पर वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और ऐसी प्रॉपर्टी कहां पे देखने को मिलती है, जीनर डायोड में देखने को मिलती है। किसमें, जीनर डायोड में देखने को मिलती है, और ये ग्राफ भी किसका है, जीनर डायोड का है। तो
ऑप्शन में क्या लिखा गया है, डायोड विच विच कैन बी यूज एज रेक्टिफायर। नहीं, यह रेक्टिफायर के लिए नहीं है, रेक्टिफायर के लिए ग्राफ अलग आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जहां पे हमें रिपल्स देखने को मिलते हैं, उसका ग्राफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनता। उनके ग्राफ हमारे ऐसे होते थे, जिसमें रिपल्स हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, या तो कैपेसिटर का या इंडक्टर का, तो वो ग्राफ तो ये है ही नहीं। अ ट्रांजिस्टर विच कैन बी यूज एज एम्पलीफायर, ये भी नहीं है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन देखेंगे, जीनर डायोड विच कैन बी यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो सभी को पता है कि जीनर डायोड क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। इसी वजह से हमारे घरों में जो लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यानी कोई भी हम लोग सामान लेकर के लगाते हैं, तो उसमें हम लोग जीनर डायोड लगाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वोल्टेज में कभी फ्लक्चुएशन हो तो हमारा जो महंगा सामान है वो खराब ना हो। ठीक, सोलर सेल का ग्राफ यहां बनता ही नहीं है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, सोलर सेल का थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, और ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में वही ग्राफ बनता है जो रिवर्स बायस में हो। और हमें पता है जीनर डायोड किस पे काम करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है। करेक्ट, इस वजह से आंसर हमारा सी ऑप्शन चला जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, जिसका बैंड गैप हमें दिया हुआ है। बैंड गैप कितना दिया गया है, डेल्टा ईजी बैंड गैप दिया गया है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें बैंड गैप दिया गया है। और पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो बैंड गैप और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा ईजी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और ट्रिक हमको पता है कि एच सी का मल्टीप्लीकेशन जब हमें एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में आंसर चाहिए होता है, तो 1240 जब नैनोमीटर में चाहिए हो, और जब एंगस्ट्रॉम में चाहिए हो तो 12400 रखते हैं। तो यहाँ सारे आंसर नैनोमीटर में दिए हुए हैं, तो 1240 अपॉन लेमडा, और ईजी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1.42 दे रखा था। तो लेमडा इधर ले आ लेंगे क्योंकि लेमडा फाइंड करना है, तो 1240 अपॉन में 1.42, इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आएगा लगभग 873.2। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 875 नैनोमीटर, 875 नैनोमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीनर डायोड। जीनर डायोड के बारे में सही बात बतानी है। इट वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस एंड बिहेव लाइक अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो ये बोल रहा है कि जीनर डायोड जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है रिवर्स बायस में, और सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है फॉरवर्ड बायस में, जो कि बिल्कुल सही बात है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख रखा था कि जब कभी भी ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका, जीनर का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होकर के आता है। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ग्राफ भी पहचाना था। वहां पे जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। और जब रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस का ग्राफ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनता था, तो वहां पे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता था, यानी कि अब वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमें मिल गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बोल रहा था वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है ओनली इन फॉरवर्ड बायस, नहीं, रिवर्स बायस में काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बायस, फिर गलत हो गया। वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर इन बोथ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम ही नहीं करता, रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन द गिवन फिगर। तो नेट रेजिस्टेंस नेटवर्क का बताना है। अब यहाँ पे देखिए, हाई वोल्टेज पहले पहचानिए, ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा। अब हाई वोल्टेज से हमेशा करंट फ्लो करता है, अब करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, तो रिवर्स बायस की वजह से अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी करंट इस ब्रांच और इस ब्रांच में ही जाएगी। इसकी वजह से जो इक्विवेलेंट हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया हमारा।
अब यहां पे पूछा क्या हुआ है, पूछा है नेट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस लगे हो तो आर नेट निकाला जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसे कह देता हूं R1 और इसे कह देता हूं R2। तो R1 15, R2 10 अपॉन 15 प्लस 10 विच कम्स आउट टू बी 6 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ Zener diode breakdown, Zener diode of breakdown voltage 10 volt is used as voltage regulator as shown in the figure. The current through the Zener diode, हमें बताना है कि करंट Zener diode के थ्रू कितना जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां से मान के चलते हैं कि I करंट फ्लो हुआ, I करंट फ्लो होगा और I1 करंट इसमें गया और I2 करंट इसमें गया। I1 I2 करंट फ्लो हुए। अगर I2 की बात करी जाए, या इसको I1 बोल दे इसको I2 बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी लिख दीजिए क्योंकि वैल्यू तो वही आएगी। इसको कह दिया जाए I2, इसको कह दिया जाए I1। I2 को मैं क्या लिख सकता हूं, नेट करंट में से यदि मैं I1 को माइनस कर दूं तो I2 का वैल्यू आएगा ना। यानी कि जो I2 है वो क्या है, I माइनस I1। ठीक, और यही करंट किसके थ्रू पास हो रहा है, यही करंट जीनर डायोड के थ्रू पास हो रहा है। अब अगर इस सर्किट को थोड़ा सा ठीक से बनाने की कोशिश की जाए तो मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूं। ठीक, ये 500 ओम हो जाएगा और ये 200 ओम हो जाएगा। ऐसा बना के क्या पता चला, ये पता चला कि जीनर डायोड के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, 500 ओम। और ये जो 500 ओम अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखा था क्वेश्चन में ही, जीनर का कितना दे रखा था ब्रेकडाउन वोल्टेज, 10 वोल्ट। तो अगर 10 वोल्ट इस ब्रांच पे है तो 10 वोल्ट हमें अगर ए बी के अक्रॉस मिल रहा है तो यहां पे भी तो ए बी है, यानी इस 500 ओम के अक्रॉस भी क्या देखने को मिलेगा, 10 वोल्ट देखने को मिलेगा। अब इस 500 के अक्रॉस हम लोग क्या निकाल ले, करंट निकाल लें। तो करंट जब निकालेंगे हम 500 वाले के अक्रॉस, जिसे हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे I1, I1 फ्लो हो रहा था 500 के अक्रॉस। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। वोल्टेज कितना मिल रहा है, 10, रेजिस्टेंस कितना है 500, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/50। I1 की वैल्यू हमको पता चल गई। अब I1 की वैल्यू पता चल गई, अब हम क्या करते हैं, 200 को देखते हैं। तो जो 200 वाला है, यहां से तो नेट करंट पास हो रही होगी जिसकी वैल्यू क्या थी, आई थी। ठीक, जिसे हमने आई माना था। तो आई की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो अब देखा जाए कि हमने टोटल बैटरी कितने वोल्ट की लगाई थी, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। अगर बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, 10 वोल्ट हमारा यहां पे चला जा रहा है, यानी 10 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस यूज हो जा रहा है तो बच कितना रहा है, 10 वोल्ट। 20 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 10 वोल्ट यहां पे यूटिलाइज हो गया तो बचा कितना, 10 वोल्ट। वो 10 वोल्ट किसको मिलेगा, इस 200 वाले ओम को मिलेगा। फिर से समझेंगे, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये पैरेलल में लगा हुआ था, इसकी वजह से 10 वोल्ट यहां पे ब्रेकडाउन जीनर वोल्टेज दे रखा था। ठीक है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, तो ये भी 10 वोल्ट हो गया। तो 10 वोल्ट अगर यहां पे मिल रहा है तो बचा कितना, 10 वोल्ट, वो किसको मिलेगा, 200 ओम वाले को मिलेगा। करेक्ट। तो 200 के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, 20 माइनस 10 विच इज गोइंग टू बी 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट 200 ओम के अक्रॉस मिल गया। अब आई की वैल्यू निकाल लेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। वोल्टेज कितना मिला, 10, और रेजिस्टेंस कितना है, 200। तो करंट कितना आ गया, 1/20। तो हमें आई पता चल गया, हमें I1 पता चल गया। अगर हमें आई पता चल गया, हमें I1 पता चल गया, तो हम I2 नहीं निकाल लेंगे इसी इसी में पुट करके। तो अब यहां पे क्या करना है, हमें बस इसमें फॉर्मूले में से पुट कर देना है सारी वैल्यूज को। आई की वैल्यू कितनी आई थी, 1/20, और I1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/50।
बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आई हम सॉल्व कर रहे थे, आई इज इक्वल टू आई जीनर या फिर आई टू इक्वल टू आई माइनस आई वन। आई की वैल्यू 1/20 आई थी, आई टू की वैल्यू 1/50 आई थी। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लगभग 300, 3/100, 3 में 100, विच कम्स आउट टू बी 0.03 एम्पियर और 3 मिली एम्पियर। ठीक, ये 0.013, 1 2 3 4, इसको हम 30 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब डेसिमल हम लोग 3 प्लेस तक लेकर के जाएंगे तो 30 मिली एम्पियर हो जाएगा, करेक्ट, नॉट 3 मिली एम्पियर। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हमें आई बताना है, यानी नेट करंट बताना है। तो ये नेट करंट चला होगा, यहां से करंट गया, अब इधर तो ये किस में हो जाएगा, अगर करंट इधर से आ रहा है, करंट इधर से चला, इधर से चला, यहाँ पे तो अब एन सेक्शन से मिल जाएगा, पी सेक्शन ये रहा, तो डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा, और रिवर्स बायस में पता है कि करंट फ्लो नहीं होता है, तो करंट ऐसे चलेगा और फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जब इस डायरेक्शन में आएगा तो देखेगा इधर साइड भी क्या है, एन है और पी है, यानी लोअर साइड से कनेक्ट है, यानी रिवर्स बायस में हो जाएगा, और रिवर्स बायस हो जाएगा तो अगेन इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट अब कैसे फ्लो होगा, करंट ऐसे गया ऐसे गया, देन इन दिस पाथवे, देन इन दिस पाथवे, और इस तरीके से वापस से बैटरी को मिल जाएगा। तो करंट का पाथवे में खाली ये इतने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो कौन कौन से रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहे हैं, ये 20 ओम नहीं काम करेगा और ये 5 ओम नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये 2 ओम बिल्कुल काम नहीं आएंगे, जिसकी वजह से नेट जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, और ये नेट करंट हो गया। 9 वोल्ट की बैटरी है। अब सभी के सभी सीरीज में कनेक्ट हैं, देखिए सभी के सभी सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे आता है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से। तो R1 का वैल्यू 5 है, R2 का वैल्यू 10 है, R3 का वैल्यू अगेन 5 है, और R4 का वैल्यू 10 है। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, और ये हमारा R4 था। अब सबको ऐड करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस 30 आ जाएगा, 30 ओम का। नेट करंट क्या होता है, नेट करंट होता है नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 9 वोल्ट की, नेट रेजिस्टेंस कितना है, 30 है, जिसकी वजह से आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0.3 एम्पियर का। करेक्ट ऑप्शन 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इफ a semiconductor photodiode can detect a photon with a maximum wavelength of 400 nanometer, then its band gap energy is। बैंड गैप एनर्जी पूछ रहा है, तो बैंड गैप एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, बैंड गैप एनर्जी तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, डेल्टा ईजी के लिए हम लोग अगर आंसर किस में चाहिए हो, नैनोमीटर में, वेवलेंथ नैनोमीटर में हो, तो ट्रिक क्या थी, 1240 अपॉन में वेवलेंथ। तो 1240 वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर में रखा गया है। सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 3 12, 4 1 4, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, बैंड गैप मिल गया, और बैंड गैप ही निकालना था, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है,
photodiode are preferably operated in reverse bias condition for लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। तो सभी को पता है कि फोटोडायोड कैसे ऑपरेट करते हैं, रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजरमेंट, तो फोटोडायोड जब रिवर्स बायस में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री होते हैं और हल्का सा भी चेंज होने पे करंट प्राप्त होने लगता है। अगर हम बाहर एक एमीटर कनेक्ट कर दे तो हल्का सा भी लाइट इंटेंसिटी में अगर चेंज होगा तो ज्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी दी जाएगी तो ज्यादा लाइट इंटेंसिटी देने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा हमको इंटेंसिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमको फोटो डायोड जो है वो लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट करने में मदद कर रहा है। इसकी वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट या फिर बोला जाए असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीजन की बात करी जाए, रीजन में बोल रहा है करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस इन पीएन जंक्शन डायोड। तो सभी को पता है अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं। पीएन की बात करी जाए, अगर फॉरवर्ड बायस करते हैं तो होल्स बैरियर को क्रॉस करके जाते हैं और एन साइड से इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस करके आते हैं। अगर हम कैसी फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो करंट ज्यादा प्राप्त मिलता है क्योंकि मेजॉरिटी की वजह से मिल रहा होता है। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है। जब हम रिवर्स बायस कर देते हैं तो रिवर्स बायस में यही जो सर्किट था, अब अगर इसको क्या किया जाए, रिवर्स बायस में कर दिया जाए, यानी पी साइड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब इस केस में बैरियर बढ़ जाता है। तो बैरियर बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो हो पा रहे थे अब वो फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं करंट उनकी वजह से प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और होल्स फ्लो होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करेंगे जिसकी वजह से करंट देखने को मिलती है। ठीक, इसका डायरेक्शन उल्टा बना दिया है, ये इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमको करंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो स्टेटमेंट टू या फिर बोला जाए रीजन जो है वो भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ही बातें सही हैं, बस एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। और रिवर्स बायस में करंट किस में मिलती है, माइक्रो एम्पियर में मिलती है। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में इस वजह से ज्यादा हुई और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में इस वजह से कम हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फोटो डायोड इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। तो जाहिर सी बात है फोटो डायोड को हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल्स डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। दीज डायोड आर प्रेफरली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। तो हमको पता है कोई महंगा तिजोरी या सेफ होता है तो वहां पे फोटो डायोड्स लगे रहते हैं ताकि लाइट जरा सी भी पड़े तो क्या हो कि वहां पे जो रिवर्स बायस में हम फोटो डायोड को लगा कर रखे हैं, लाइट पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री होंगे तो करंट फ्लो होगा। और अगर रिवर्स बायस में हम फ्लो कराते हैं करंट, रिवर्स बायस में अगर फ्लो कराते हैं तो अब पहले तो बहुत कम प्राप्त हो रहा था, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री होंगे तो अचानक से ज्यादा करंट देखने को मिलेगा, यानी जो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करंट देखने को मिलेगा, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करंट वो रिवर्स बायस में ज्यादा देखने को मिलेगा। और फॉरवर्ड बायस में तो ऑलरेडी फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, ऑलरेडी फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है। तो अगर फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है, अगर फोटो डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस लगा दिया तो जब लाइट आएगी तो लाइट आने की वजह से जो चेंज होगा करंट में वो बहुत कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो हो रहे हैं। तो लाइट आने की वजह से कितने ही फ्री होंगे, इसकी वजह से जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करंट वो काफी कम देखने को मिलेगा फॉरवर्ड बायस में। तो रिवर्स बायस में फ्रैक्शनल चेंज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, और फॉरवर्ड बायस में फ्रैक्शनल चेंज कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर, फ्रैक्शनल, अब यहां पे किसके पूछ में पूछा था कि द डायोड्स आर प्रेफरली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड मोड। तो क्यों हम लोग फोटो डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ताकि जो फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज की वजह से आए वो ज्यादा देखने को मिले, किसमें, रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में फ्लो कौन कर रहा होता है, माइनॉरिटी। ठीक है, तो जब लाइट पड़ी होगी तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लो किए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो किए होंगे तो जो चेंज देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा।
इस वजह से हम किसको, फोटोडायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दे दिया है और होल्स की कंसंट्रेशन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे दिया है और होल्स की मोबिलिटी दे दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन एन ई म्यू, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्लस एन ई म्यू किसके लिए, होल्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था, 5 इंटू 10⁻18। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। होल्स की बात करी जाए तो होल्स की डेंसिटी कितनी है, 5 इंटू 10⁻19। चार्ज की बात करी जाए तो होल्स को भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, तो ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का रख दिया जाएगा। ठीक है, अब मोबिलिटी होल्स की कितनी है, होल्स की मोबिलिटी दी हुई है 0.01 और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दी हुई थी 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दी हुई थी 2, यहां पे ठीक से लिखा जाए इंटू 2, और बीच में क्या है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो अब दोनों को बस सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से पावर पहले खत्म कर दीजिए, 5 टू द 10 तो 16 इंटू 10⁻⁻1 कर दीजिए, प्लस एज इट इज रहने दीजिए, प्लस माइनस पावर कैंसिल हो जाएगी। ये सॉल्व करने पे आएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻2। फर्दर सॉल्व किया जाएगा इसको, ये वैल्यू आएगी 16.8 इंटू 10⁻⁻1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.68 ओम मीटर इनवर्स। तो 1.68 ओम मीटर इनवर्स आंसर देखने को मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फॉर अ लाइट, फॉर एलईडी टू एमिट अ लाइट इन अ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, इट शुड हैव एनर्जी बैंड गैप इन द रेंज। तो विजिबल लाइट रीजन में कितना बैंड गैप होना चाहिए, तो विजिबल लाइट जो होती है उसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एनर्जी का गैप हमको यूज करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 12400 अपॉन 7000। पहले हम लोग 7000 के लिए देखेंगे, जिसकी वैल्यू लगभग आएगी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए, 7000 के लिए निकाला। अब जब निकाला जाएगा 12400 4000 के लिए 4000 पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो रेंज है वो कहां से कहां तक जा रही है, 3.1 से लेकर के 1.7 तक, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है, व्हेन अ फोटोडायोड इज फॉरवर्ड बायस, it has a voltage drop of 0.5 volt. The safe limit of current through the diode is 10 milliampere. If the battery of EMF 1.5 volt is used in a circuit, the value of minimum resistance to be connected in series with the diode so that the current does not exceed the safe limit. तो कुछ ये कहने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन हमसे, ये डायोड है, इसके साथ हमने एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, बाहर से हमने बैटरी लगाई है जिसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट दिया हुआ था, और बोल रहा था जो वोल्टेज ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है हमारा डायोड के अक्रॉस वो कितना है, 0.5 वोल्ट। करेक्ट।
और जो डायोड के अक्रॉस करंट देखने को मिल रहा है, सेफ जो करंट की लिमिट है वो कितनी है? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली का एम्पियर का मतलब 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रेज टू द पावर -2 एम्पियर, ये सेफ लिमिट है जो कि यहां जा सकती है। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे हमने 0.5 वोल्ट यूज कर लिया, तो 1.5 का अगर 0.5 यूज कर लेंगे तो कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास 1 वोल्ट, जो कि इस आर को मिल रहा होगा। ठीक, अब इसी आर की वैल्यू पूछा है कि इस आर की मिनिमम कितनी वैल्यू रखी जाए कि करंट जो है वो सेफ लिमिट से ज्यादा ना एक्सीड करे। तो सभी को पता है वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है। वोल्टेज कितना मिल रहा है इस आर के क्रॉस? 1 वोल्ट। करंट, सेफ लिमिट कितनी है करंट की? करंट की सेफ लिमिट है 10 रेज टू द पावर -2। और आर मिनिमम तो हमको पता ही करना है, तो 1 अपॉन में 10 रेज टू द पावर -2 कर देंगे तो आर मिनिमम मिल जाएगा। आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 ओम। तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आई? 100 ओम। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं हम। अब यहां से दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं? पैरेलल, यानी कि जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। और ये जो डायोड है वो किस में है? फॉरवर्ड बायस में है। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, करेक्ट। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो 10 ओम और 10 ओम जब पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना आता है? 5 आता है। कैसे? आर नेट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन में 10 प्लस 10, तो 10 10 100 हो जाएगा। और 20, तो क्या देखने को मिला? 5 किलो ओम। तो नेट में जब सॉल्व करेंगे इसी को फर्दर, तो देखने को मिलेगा 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, 30 वोल्ट। ठीक, अब ए और बी के क्रॉस क्या पता करना है? ए और बी के क्रॉस वोल्टेज पता करना है। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, 5 किलो ओम एंड 10 किलो ओम। इसको कह दिया जाए R1, इसको कह दिया जाए R2। हमारी बैटरी थी 30 वोल्ट की। तो अब R1 और R2 के क्रॉस क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो जो वोल्टेज का रेशियो होता है V1:V2, वो क्या होता है? R1:R2। किसकी वैल्यू चाहिए हमको? V1 की वैल्यू चाहिए। तो V1 की वैल्यू कैसे आती है? R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू नेट वोल्टेज। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 किसको माना था? 5 को माना था। R2 10 था, तो 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई नेट वोल्टेज कितना है? 30। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 अपॉन में 15 इंटू 30, 15 टू जा 30, यानी कि ए और बी के क्रॉस 10 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो ए और बी के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिला? 10 वोल्ट का। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। तो जो डायोड फॉरवर्ड बायस में है उनमें रेजिस्टेंस 25 ओम देखने को मिल रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में कौन है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये हाई से कनेक्ट है, हाई से कनेक्ट है, यानी कि इस ब्रांच पे कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। अब 5 वोल्ट की बैटरी थी, यहां पे 25 ओम और यहां पे 25 ओम। ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था कौन? डायोड ऑफर कर रहा था। यानी नेट रेजिस्टेंस जो ऊपर ब्रांच में देखने को मिल रही है सीरीज में क्या हो जाएगा? 150 और ये 150। तो 150 150 देखने को मिलेगा।
150 150 देखने को मिलेगा। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है वो इस ब्रांच में भी रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस सेम है दोनों में तो जो करंट जा रहा होगा वो भी इक्वली ही जा रहा होगा। अगर रेजिस्टेंस सेम हो जाता है तो जो करंट हमारा बैटरी से निकल रहा होगा, बैटरी से मान के चलते हैं आई करंट निकल रहा होगा, बैटरी से यदि आई करंट निकल रहा है, ठीक, आई वन करंट निकल, तो अगर बैटरी से आई वन करंट निकल रहा है तो ये इक्वली डिवाइड होगा इस ब्रांच में भी। इसको मैं बोल देता हूं ए ब्रांच, इसको बोल देता हूं बी ब्रांच और इसको बोल देता हूं सी ब्रांच। तो बी ब्रांच में तो करंट ही नहीं जा रहा, तो जो करंट मेरा ए ब्रांच में जा रहा होगा वही करंट मेरा सी ब्रांच में भी जाएगा। अब दोनों में रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अब अगर इसमें हम नेट रेजिस्टेंस निकालें तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो आर नेट क्या आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर वन की वैल्यू कितनी है, इसे मैं बुला रहा हूं आर वन और इसे बुला रहा हूं आर टू। ये हो गया 150 इंटू 150 अपॉन में 150 प्लस 150 विच कम्स आउट टू बी 75 ओम। और फर्दर यहाँ पे 25 ओम लगा हुआ है। तो अगर मुझे नेट चाहिए होगा टोटल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में ए और ए एंड सी ब्रांच आपस में कैसे थी, पैरेलल में थी, ठीक। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो पैरेलल में आया है आर पैरेलल प्लस आर सीरीज, तो ये जो 25 ओम सीरीज में लगा है इसको ऐड कर देंगे तो 75 प्लस 25 100 ओम। ये नेट रेजिस्टेंस हो गया। अब नेट करंट की बात करें तो नेट करंट हो जाता है नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। नेट वोल्टेज 5 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस 100, नेट करंट कितना आया 0.05 एम्पियर का। अब 0.05 एम्पियर का I1 आ रहा है। अब I1 इक्वली डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो अगर मैं I1 को बोल देता हूं I नॉट, तो जो ए वाली ब्रांच में जाएगा करंट, जो बी वाली ब्रांच में जाएगा वो कितना जाएगा आई नॉट बाई टू और आई नॉट बाई टू। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, इस वजह से करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। पैरेलल में यदि रेजिस्टेंस सेम होता है तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। यहां पे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, I1 और I2 का रेशियो बताइए। I1 ये है, I2 नीचे वाली ब्रांच यानी सी वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं। तो सी वाली ब्रांच में कितना जा रहा है, सी वाली ब्रांच में आई नॉट बाई टू जा रहा है। तो I1 और I2 का अगर रेशियो की बात करी जाए, I1 और I2 की रेशियो की बात करी जाए तो I1 में तो आई नॉट जा रहा है और I2 में कितना जा रहा है, I2 में जा रहा है आई नॉट बाई टू। तो टू ऊपर चला जाएगा तो टू आई नॉट बाई आई नॉट यानी कि 2 जा रहा है। और यहां पे आंसर कितना दिया हुआ है 1, यानी ये गलत हो जाएगा। I2 और I3 में तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो इस वजह से ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। I3 और I4, अब I3 में करंट ही नहीं जा रहा है तो I1 और I2 की, अब I1 और I2 ही हम निकाल रहे थे और I1 I2 कितना आ रहा था, 2 के बराबर आ रहा था, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चला जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विथ इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ फोटोडायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड। तो फोटोडायोड में क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, बायसिंग वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है फोटोडायोड में। तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब चूंकि हमको पता है जो फोटोडायोड होता है वो किस में लगता है, रिवर्स बायस में लगता है। अगर रिवर्स बायस में लगा होता है तो जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो किसके कारण हो रहा होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा होता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जब करंट फ्लो होता है, जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है तो कम करंट हमको देखने को मिलता है। इसी वजह से जब हम लाइट डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा करंट में फ्रैक्शनल चेंज देखने को मिलता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है।
अब जब हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, तो जब वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, सपोज करिए यहाँ पे पहले 4 वोल्ट था, 4 वोल्ट से हम ले गए 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से 8 वोल्ट, क्या होगा, जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या करेंगे, फ्लो करने लग जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा, इधर से होल्स फ्लो करने लग जाएंगे। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो होने के कारण हमें जो करंट देखने को मिलेगा वो थोड़ा शुरुआत में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शुरुआत में जितने अवेलेबल है वो फ्लो कर देंगे। जब अवेलेबल वाले फ्लो कर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू अटेंड हो जाएगी, क्योंकि जो अवेलेबल वाले थे वो तो फ्लो हो गए। अब जो थोड़े मोड़े बचे हुए हैं वो एक एक करके आराम आराम से फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाद में जो करंट देखने को मिलेगी वो सेचुरेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है ना, यानी बाद में करंट कांस्टेंट देखने को मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू टाइप में करंट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होगा। तो शुरुआत में चूंकि जब हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे, तो शुरुआत में करंट हमको देखने को मिलेगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर कुछ टाइम बाद जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे, तो कम होने के कारण करंट क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। ठीक, इस वजह से शुरुआत में बढ़ेगा और बाद में सेचुरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है जीना डायोड ऑफ पावर रेटिंग 1.6 वॉट इज टू बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीना डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट दिया हुआ है, यानी जो जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 8 वोल्ट हमें दिया हुआ है। अब बोल रहा है इट हैज टू रेगुलेट द वोल्टेज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 3 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है वो 3 से लेकर के 10 वोल्ट का हो रहा है। तो जीनर अपने पास 8 वोल्ट तो रख सकता है, यदि अगर 10 वोल्ट आएगा इसका मतलब क्या है, उसको बाहर में जो हमने रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है उसके अराउंड 2 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सर्किट जो है वो बचा रह सकता है। तो यहाँ पे आर एस का वैल्यू हमको पूछ रहा है कि आर एस की क्या वैल्यू रखी जाए कि जो हमारा जीनर है वो प्रॉपरली काम कर सके। अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि आरएस के अराउंड कितना वोल्टेज जा रहा होगा, 2 वोल्ट, ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आ गया। एंड वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा पावर अपॉन में वोल्टेज। तो पावर कितना दिया हुआ था, पावर क्वेश्चन में 1.6 दिया हुआ था। और अगर बात करी जाए वोल्टेज की, तो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जीनर के अराउंड हमारा करंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज तो जीनर के अराउंड ही था ना। तो 8 वोल्ट जब हमने जीनर वाला वोल्टेज रखा है तो हमें जीनर करंट मिल जाएगा कि जो जीनर वाली ब्रांच में करंट जा रहा है वो कितना है, 0.2 एम्पियर का जा रहा है। करेक्ट। अब जो आरएस यानी जो बाहर से हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके लिए हम लिख सकते हैं वी बाई आई। करेक्ट। अब बाहर साइड जो वोल्टेज जा रहा है, जब हम 10 वोल्ट दे रहे हैं तो 10 वोल्ट जब हमने दिया तो 8 वोल्ट तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास चला गया, यानी 2 वोल्ट इसके पास आ रहा है। और करंट जो आईजेड जा रहा है, करंट तो सेम ही जा रहा होगा, तो करंट कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 10 ओम, यानी 10 ओम का मुझे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा बाहर साइड, तभी हमारा जो जीनर है वो प्रॉपरली वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम कर पाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, एयर में उसकी फोकल लेंथ एफ है, अगर हम उसको कहां पे इमर्स कर देते हैं, लिक्विड में, वाटर में, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ किसके लिए हम लोग बात करते हैं, जब मीडियम चेंज करते हैं तो हमने जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो सारी की सारी प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व करते हैं, लेंसेज के लिए सॉल्व करते हैं। कभी मिरर के लिए फॉर्मूला पढ़ा है क्या म्यू का, कभी नहीं पढ़ा है हमने। इसका मतलब ये है कि मिरर को चाहे हम लोग एयर में रखें या किसी मीडियम में रखें, फोकल लेंथ उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करती है म्यू पे, फोकल लेंथ डिपेंड ही नहीं करती है। मिरर के केस में, लेंस के केस में करेगा, पर यहां पे क्या दिया हुआ है, मिरर, मिरर के केस में फोकल लेंथ डिपेंड ही नहीं करती है मीडियम पे। इस वजह से अगर पहले फोकल लेंथ एफ था तो बाद में भी फोकल लेंथ कितना रहेगा, एफ ही रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में हमें ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो कोई कनकेव मिरर होगा, वहां से 40 सेंटीमीटर पे, ये हमारा कनकेव मिरर है, यहां से 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी u का वैल्यू क्या हो गया, u का वैल्यू मेरा 40 हो गया। ठीक है, अगर और अच्छे से लिखा जाए साइन कन्वेंशन के साथ तो -40 लिख दीजिए, -40 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। फिर बोल रहा है फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ये क्या है फोकल लेंथ। और ये बात भी पता है हमें कि क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20। इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, इस कनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और देखिए हमने ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया है, हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया है। तो हम ये चीज बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज इमेज की भी होती है। ठीक, प्लस जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो रियल इमेज होती है। ठीक, क्योंकि लाइन एक्चुअल में आकर के इंटरसेक्ट करती है। अगर यहां से लाइन आती है तो हमें पता है लाइन आएगी तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल लाइन फोकस से होकर के आएगी और कोई पोल पे भेजते हैं तो डिफ्लेक्ट होकर के उसी एंगल पे ये ग्राफ बनाएगी। ठीक है ना, तो जितने का ऑब्जेक्ट होगा उतने की ही इमेज बनेगी। इस वजह से अब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइंस का तो रियल इमेज बन रही है। और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है तो इमेज कैसी हो जाएगी, इस तरह के हो जाएगी, यानी इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही साइज हमारी इमेज का भी हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। 29 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 वाले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब इसका फोकल लेंथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। दिया हुआ था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी u हमारा क्या हो जाएगा, u निगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है द इमेज विल फॉर्म एट, अब इमेज कहां पर बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज अब देख लेते हैं कहां पे बनी है। तो हम लगा देंगे अपना मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ है 30, हमें चाहिए इमेज, तो बिना साइन के पुट करेंगे। अब चूंकि u माइनस में है तो ये प्लस जो रहेगा वो माइनस पे चेंज हो जाएगा। 1/v का वैल्यू आ जाएगा 1/30 प्लस 1/30। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 30, चाहे डिनोमिनेटर सेम है वैसे भी कर सकते हैं, इसको 2 कर दीजिए, इसको 30 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 30/2। v का वैल्यू, v का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/2 विच इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर बनेगा कहां पे, v का साइन आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बिहाइंड द मिरर बनेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। अब मिरर कैसा है कनकेव, तो ऑब्जेक्ट तो -30 ही लिखा जाएगा, राइट। आगे लिखा हुआ है कनकेव मिरर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। ठीक है, कहां पे बन रही है 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, अब ये बोला हुआ है फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, मुझे क्या बताना है, फोकल लेंथ बताना है। अब इमेज रियल बन रही है, इसका मतलब माइनस होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा होगा लाइन का, तो ये माइनस होगा। बताना है मुझे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ होता है 1/v, कैसा है माइनस में, निगेटिव में, तो माइनस का 30 माइनस का u की वैल्यू माइनस की 30। अगेन ये इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -1 अपॉन में 30 1/f, 1/f is going to be -1
-1 अपॉन में 30 था, -2/30 हो जाएगा 1/f, -1/15 हो जाएगा, तो f इक्वल टू -15। ये क्या देखने को मिला? फोकल लेंथ। ठीक है, अब कनकेव था तो फोकल लेंथ तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में ही आना चाहिए, और हमारा फोकल लेंथ भी माइनस में आ रहा है, यानी ये कनकेव मिरर रहा होगा, इसका फोकल लेंथ तो यहीं पे होगा जो कि निगेटिव माइनस का 15 सेंटीमीटर हमको देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और इसका अगर शॉर्ट तरीके से करना होता तो शॉर्ट तरीके से ये देखिए, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बराबर कहाँ देखने को मिलता है? मुझे पता है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस तभी बराबर देखने को मिलता है जब जो ऑब्जेक्ट रखा हो वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। उसी केस में जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है, और साइज भी उसका सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, करेक्ट। और फोकल लेंथ हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई 2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हमको पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी पता है, जो कि कितना है? 30, यानी कि 30/2 यानी कि 15। तो चाहे इस मेथड से कर लीजिए तभी आंसर वही आएगा, चाहे इस मेथड से कर लीजिए तभी आंसर वही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 50। कनकेव मिरर का क्या दे दिया है? फोकल लेंथ। तो अगेन ये नेगेटिव में होगा क्योंकि कनकेव मिरर है। वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस सो दैट द इमेज इज 2 टाइम्स एंड इन्वर्टेड। तो इमेज जो है वो 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का, और कैसा है? इन्वर्टेड है। ठीक, अब देखते हैं इसमें। तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v/u। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन कितना आएगा हमारा? मैग्निफिकेशन आएगा माइनस का 2 टाइम्स बोल रहा है, 2 टाइम्स का मतलब मैग्निफिकेशन 2 कर दीजिए। ठीक है, इन्वर्टेड है यानी माइनस का 2 हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन को ही हम लोग लिख सकते हैं माइनस का v/u। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो मुझे एक रिलेशन देखने को मिलेगा v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u। ये एक रिलेशन देखने को मिला। ठीक, अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की जगह मैं पुट कर सकता हूं क्योंकि दिया है फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 50। ठीक है, और so that the image is 2 times and inverted where an object, यानी u का वैल्यू मुझे पता करना है, u का वैल्यू मुझे पता करना है, तो सब u के टर्म्स में हम लिख देते हैं। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, माइनस कनकेव है, v की जगह हम पुट कर देंगे क्या? 2u, क्योंकि v का हमने रिलेशन निकाला है कितना? 2u प्लस 1/u, करेक्ट। अब बस इसको सॉल्व करना है और u का वैल्यू निकाल लेना है। तो सेकंड वाली में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2u हो जाएगा, -1/50, 2u, 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। 31st नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31st नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7.5 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर के सामने। तो कन्वेक्स मिरर होगा, उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका साइज कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है, यानी u का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब चूंकि मिरर के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, इस वजह से u निगेटिव होगा, हमें पता है, करेक्ट। तो साइज ऑफ द इमेज वुड बी, हमसे इमेज का साइज पूछ रहा है, यानी hi का वैल्यू पूछ रहा है, ho का वैल्यू गिवन था,
HO का वैल्यू गिवन था, HI की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये चीज हमको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन को हम लोग फोकल लेंथ के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, f अपॉन में f माइनस यू, अगर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके लिखना है। और यहीं पे क्वेश्चन में ही क्या दिया गिवन था, ऑब्जेक्ट का साइज हमको गिवन था, यानी इस रिलेशन के हिसाब से HO का वैल्यू गिवन था। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए HO का वैल्यू गिवन था, HI अपॉन HO का वैल्यू कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन था, और सभी को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, करेक्ट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है तो ये 25 सेंटीमीटर था, ये 2 था, ये फोकल लेंथ हो जाएगा, और फोकल लेंथ यहां से क्या देखने को मिलेगा 25/2। ठीक, अब यहाँ पे फोकल लेंथ की जगह पुट कर दीजिए 25/2 अपॉन में फोकल लेंथ था 25/2, 25/2 u था, माइनस का u की वैल्यू हमको गिवन थी कितनी, u की वैल्यू गिवन थी माइनस का 40, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो ये माइनस और प्लस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 25/2 जब सॉल्व करते हैं तो 12.5 आता है, 25/2 12.5, माइनस माइनस प्लस का 40, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगी वैल्यू 12.5 अपॉन 52.5, ये HI और ये HO, करेक्ट। HO का वैल्यू 7.5 रखा हुआ था। अब बस HI का वैल्यू निकाल लेना है, इसको यहां ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसान है। HI इज इक्वल टू 7.5 इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 52.5, HI इज इक्वल टू 12.5 इंटू 7.5 अपॉन 52.5। यहां से HI की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 1.78 आएगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ गिवन है कितना, कन्वेक्स मिरर था तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सभी को पता है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोल रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इमेज क्या है, क्वार्टर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 1/4 है साइज में। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमसे पूछा है कि कितनी दूरी पे रखा हुआ होगा, तो मैग्निफिकेशन हमको दे दिया है इनडायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और बोल रहे हैं जो इमेज बन रही है वो क्वार्टर है, इमेज कितनी है 1/4 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो HO से HO कैंसिल हो जाता है, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो 1/4 का देखने को मिल रहा है। ठीक, ये मैग्निफिकेशन आ गया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, यानी u का वैल्यू कितना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड u क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड u होता है f अपॉन में f माइनस u, करेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने पता है 1/4 क्वार्टर टाइम्स बोल रखा है, फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर रख देंगे हम, यहां से u का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 1/4 इज इक्वल टू 30 अपॉन 30 माइनस u, 30 माइनस u इज इक्वल टू दिस इज 4, दिस इज u, थोड़ा ठीक से लिख दिया जाए। नाउ मल्टीप्लाई 30 विथ 4, देन 30 माइनस 30 इंटू 4 इज इक्वल टू u। जब इसको सॉल्व करेंगे तो u आएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड साइन के साथ तो बताना नहीं है, सब में मैग्नीट्यूड के साथ ही बताना है, तो 90 सेंटीमीटर। हम क्वेश्चन में आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमसे, अ कनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times large as object placed at a distance of 20 centimeter from it. For the image to be real, focal length should be, focal length कितना होना चाहिए इमेज के रियल होने के लिए। अब
अगर इमेज रियल बोल रहा है यानी प्रॉपर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, इंटरसेक्शन हो रहा होगा यानी माइनस में आ रहा होगा, यानी लेफ्ट साइड सारी चीजें होंगी, इस वजह से माइनस हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन दिया कितना है, 3 टाइम्स यानी 3। ये माइनस क्या है, माइनस रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। माइनस रियल एंड इन्वर्टेड को रिप्रेजेंट करता है। -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v/u, वो भी कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u, एक रिलेशन ये देखने को मिल रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर पे है, कनकेव मिरर से माइनस का 20 सेंटीमीटर पे है। तो अब इसी चीज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, v इक्वल टू 3 इंटू 20, किसमें, माइनस में, तो v जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा ना। लेट्स पुट इट हियर, v इक्वल टू 3 इंटू -20 विच इज गोइंग टू बी -60। तो v जो आया वो कितना है, -60 सेंटीमीटर। क्या बताना था हमको, हमको बताना था फोकल लेंथ कितना होगा। तो फोकल लेंथ के लिए अगेन हम अपना मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, करेक्ट। तो 1/f एज इट इज रहेगा, 1/v हो जाएगा 1/ में माइनस का 60 और 1/u हो जाएगा 1/ में माइनस का 20, करेक्ट। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पे 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस का 60 प्लस 1/ माइनस का 20। सॉल्व करने से यहां पे फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक। माइनस का 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में ये हमको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। कनकेव मिरर था, वैसे भी हमको फोकल लेंथ क्या मिलनी थी, निगेटिव ही मिलनी थी, ठीक। यहाँ पे हमको मैच द फॉलोइंग करना है, तो मैच द फॉलोइंग करने से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेंगे। कुछ चीजें में से क्या चीजें जानेंगे, हमें ये जानना है कि प्लस, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में होता है इसका मतलब क्या हो गया, अपराइट है। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, इमेज की बात कर रहे हैं। अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है इसका मतलब जो जो भी इमेज बन रही है वो कैसी, इनलार्ज बन रही है, यानी थोड़ा जूम होकर के आ रही है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है इसका मतलब स्मॉल या डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करी जाए किसकी, कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स के लिए याद रखना है जो मैग्निफिकेशन होता है वो लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। तो मैग्निफिकेशन फॉर कन्वेक्स मिरर इज लेस देन 1 एंड मोर देन 0। और वहीं पे बात करें किसकी, कनकेव की बात कर लेते हैं। तो कनकेव के केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 और मैग्निफिकेशन कुड बी लेस देन 0, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, दो टर्म और होते हैं, एक रियल होता है, एक होता है वर्चुअल। रियल का मतलब ये हो गया कि मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन क्या हो जाएगी, लेस देन 0, यानी निगेटिव में वैल्यू आ रही होगी। और वर्चुअल का मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज मोर देन 0, यानी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही होगी। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका निगेटिव में है। निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इन्वर्टेड होगा, ठीक, एक चीज तो हम लोग समझ गए, इन्वर्टेड होगा। दूसरा स्मॉल होगा। तीसरा निगेटिव वैल्यू कहां पे पॉसिबल है, निगेटिव वैल्यू मेरी को देखने को मिल रही थी किसमें, कनकेव मिरर के केस में। तो कनकेव मिरर होगा, ठीक है ना। तो ए का बी यानी कनकेव मिरर देखने को मिल रहा होगा। दूसरी चीज, जो इमेज होगी निगेटिव कहां पे देखने को मिल रही है, जब रियल हो, यानी निगेटिव की वजह से मुझे रियल भी देखने को मिलेगा, ठीक। निगेटिव की वजह से रियल भी देखने को मिला, यानी ए ऑप्शन का बी एंड सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी ही मिल रहा है। बी और सी हमें ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रहा है। और दूसरा अगेन देखिए निगेटिव है, निगेटिव में देखिए बी देखने को मिल रहा है ना, कनकेव देखने को मिलेगा अगेन, एंड सी भी देखने को मिलेगा, रियल है। सेम कंडीशन, ये सारी कंडीशन आप लगाइए, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, ठीक। बस ये कंडीशन आपको दिमाग में सेट रखनी है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नंबर डी ही मिल गया है, तो आगे मेहनत क्यों करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है रिगार्डिंग द पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो पावर के लिए कुछ चीजें याद रखिए कि अगर कन्वेक्स होगा हमारा मिरर तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और पावर क्या होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ। ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100 अपॉन में फोकल लेंथ। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की, इसी वजह से जो पावर होगी पावर भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। कनकेव की बात करें, कनकेव के केस में फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव हो जाएगी। प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब क्या, जीरो। तो प्लेन मिरर के केस में पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। प्लेन मिरर के केस में पावर जीरो हो गई। और बात करी जाए कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस के लिए पावर कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से अब हमें बस ऑप्शन मैच करना है। तो कन्वेक्स के लिए पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, यानी ए का आर होना चाहिए। ए का आर एक ही में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कंसेप्ट बस याद होना चाहिए तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 36 वाला क्वेश्चन देखना है। लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट फॉल हो रही है, लाइट आ रही है। ठीक, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट। तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है। बोल रहा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में हमें पता है यहां नॉर्मल होता है, नॉर्मल से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा जाता है। अब ये जो एंगल दिया गया है हमें बोल रहा है कि टोटल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल मिलाकर के 90 है। तो ये बता दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो अगर टोटल एंगल 90 है यानी इंसिडेंट एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तभी पॉसिबल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए। ठीक, और यही तो हमारा लॉ था कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। इस वजह से जो टोटल एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो 90 डिग्री एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएगा कितने, 45 45 में। इसलिए इंसिडेंट एंगल जो होगा वो 45 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए इनमें से कही गई कौन सी बात सही है। तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है, प्लेन मिरर के केस में इमेज वर्चुअल बनती है और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक, और लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। हमें पता है अगर प्लेन मिरर के सामने लेटर लेटर पी रखा जाए तो लेटर पी ऐसे दिखेगा, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और ये भी पता होता है कि अगर प्लेन मिरर के सामने आप कोई डब्बा ऐसे रखते हो, ठीक है ना, कोई भी सामान अपराइट रखे हो या कोई डब्बा ऐसे रखते हो प्लेन मिरर के सामने तो वो इसी डायरेक्शन में दिखता है, यानी कैसा होता है, इरेक्ट होता है। दूसरी चीज जो इमेज बन रही होती है वो मिरर के पीछे बन रही होती है, इस वजह से वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। करेक्ट। तो आपको वो ऑप्शन खोजना है जिसमें हो वर्चुअल इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट की बात किया ही नहीं है, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स अ पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म अ रियल इमेज। इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, किससे, प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर से रियल इमेज कब बनेगा, रियल इमेज का मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन होना चाहिए हमारी लाइट का। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये प्लेन मिरर हो और इंसिडेंट लाइट कुछ इस तरीके से आए और ऐसे आए, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे, तभी तो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि
ऐसा कब होगा? जब पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, जो पेंसिल ऑफ लाइट है यानी जो रे ऑफ लाइट है, ऐसा समझिए जो रे ऑफ लाइट है वो कैसी आए। तो देखिए रे जो आ रही है, जो इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे जो आ रही है वो कैसी आ रही है? वो कन्वर्जिंग टाइप की आ रही है, ऐसे आ रही है, तभी रियल इमेज, तभी रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रॉपरली इंटरसेक्ट करेगी, और प्रॉपरली इंटरसेक्ट अगर करती है रिफ्लेक्टेड रे, तभी हमको कैसा ऑब्जेक्ट कैसी इमेज देखने को मिलती है? रियल इमेज देखने को मिलती है। अगर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे, अगर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे, उसी केस में कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज हमको बनती हुई दिखेगी। पर जो लाइट आ रही है वो कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जिंग होनी चाहिए ना। अब ये लाइट को हम क्या बोलेंगे? इस लाइट जो आ रही है ये कन्वर्ज कर रही है, एक जगह पे क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो जब लाइट एक जगह पे कन्वर्ज कर रही है, एक जगह पे आ रही है, तभी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करेगी, और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करेगी तब कैसा बनेगा ऑब्जेक्ट? तब हमारा रियल इमेज बनेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज, ठीक है। तो कन्वर्जेंट होना चाहिए लाइट को। 39 देखेंगे, 39 में बोल रहा है प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ। तो सभी को पता है प्लेन मिरर कैसा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है? जो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। इसी वजह से अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है तो एच आई अपॉन एच ओ, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे, तो +1 हमको देखने को मिलेगा, क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी +1 इज आवर आंसर। क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल। कोई रे ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल बना लेते हैं, इंसिडेंट कर रही है कितने पे? इंसिडेंट कर रही है 30 डिग्री पे। अगर ये प्लेन मिरर ना होता, यानी अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो ये लाइट सीधा जाती, पर प्लेन मिरर के कारण ये क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक। ये रिफ्लेक्ट हो गई यानी क्या हुई है? अपने पाथ से डेविएट हो गई है। तो यही हमको बताना है कि डेविएशन एंगल कितना होगा। तो डेविएशन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 माइनस 2i, करेक्ट। तो 180 माइनस 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री। पुट कर दीजिए 180 माइनस 60 डिग्री, विच इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। तो आंसर जो जाएगा वो 120 डिग्री, ऑप्शन डी चला जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है reflected ray is rotated by an angle of 4 theta clockwise direction, then mirror will be rotated। अगर ये मिरर है और मिरर को रोटेट किए होंगे हम, उसी केस में क्या हुआ होगा कि जो शुरुआत में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यू जा रही थी, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे रही होंगी। अब जब मिरर को हम रोटेट करते हैं तो मिरर को रोटेट करने पे इंसिडेंट रे यू रहेगी, नॉर्मल चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल के चेंज होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे थी, यानी पहले ये नॉर्मल था, अब नॉर्मल ये हो गया है। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली बनाया जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज करिए पहले कुछ ऐसा सिनेरियो था, ये मिरर था, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे आती थी और ये रिफ्लेक्टेड रे होती थी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मिरर को थोड़ा हमने क्या किया? रोटेट कर दिया। अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं तो नॉर्मल रोटेट होगा, नॉर्मल रोटेट होगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रही थी, अब रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो एक नए एंगल से जाएगी। और यही बोल रहा है कि जो एंगल है रिफ्लेक्ट होने के बाद जब मिरर को हम लोग घुमा दे रहे हैं, तब जो एंगल बन रहा है वो 4 थीटा का बन रहा है, ठीक। और ये रिलेशन हमको याद पता होता है कि जब मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे जाती है कितने से? 2 थीटा से। जब मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे जाती है 2 थीटा से। अब रिफ्लेक्टेड रे गई है 4 थीटा से, इसका मतलब मिरर को हमने कितने से रोटेट किया होगा? 2 थीटा से रोटेट किया होगा, ठीक। तो 2 थीटा से हमारा मिरर रोटेट हुआ है। अब देखिए मिरर को कैसे रोटेट कर रहे हैं? मिरर को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो जब मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी जा रही है? रिफ्लेक्टेड रे भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब जब मिरर हमारा रोटेट हुआ कितने से? 2 थीटा से,
ठीक है, मिरर कितने से रोटेट हुआ, 2 थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से गई, 4 थीटा से, और मिरर भी क्लॉकवाइज गया और रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे गई, क्लॉकवाइज गई। इसका मतलब 2 थीटा से मिरर घूमा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है टॉल मैन जिसकी हाइट कितनी है, हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर टॉल है, हिज आई आर 10 सेंटीमीटर बिलो below the top of the head, top of his head. In order to see the entire height right from the top of the head, he uses a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him. मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो हमें पता है जो मिरर की हाइट होनी चाहिए, अगर किसी भी पर्सन को अपना फुल बॉडी देखना है तो जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ अ पर्सन बाई 2। ये हमारा रिलेशन कहलाता है। रिलेशन ये कहता है कि जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो पर्सन की हाइट का आधा होना चाहिए, तब वो पर्सन जो रहेगा वो अपनी पूरी इमेज को मिरर में देख सकता है। तो पर्सन की हाइट दी हुई थी 180 सेंटीमीटर बाई 2 कर दीजिए, यानी 90 सेंटीमीटर का आपको मिरर लगाना पड़ेगा, तभी वो पर्सन जो 180 सेंटीमीटर का है वो अपनी पूरी इमेज को देख सकता है मिरर में, यानी 90 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर with a speed of 2 meter per second, write the velocity of image with respect to object। ये कुछ ऐसा केस है कि मिरर रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ होगा, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और प्लेन मिरर की खास बात यह है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे ही इमेज बनती है, और जिस रफ्तार से ऑब्जेक्ट चलता है उसी रफ्तार से इमेज चलती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये 2 इस डायरेक्शन को प्लस बोल रहा हूं, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में जा रही होगी तो राइट को मैंने क्या ले लिया है, राइट वाली डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, तो इमेज जो आ रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही होगी, यानी माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड में आ रही होगी। ठीक, तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको मैं बोल सकता हूं 2 का आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ इमेज को बोल सकता हूं माइनस का 2 आई कैप, करेक्ट। अब बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता दीजिए, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज थी माइनस 2 का आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 आई कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप, और माइनस का आई कैप कौन सी डायरेक्शन को दिखा रहा है, माइनस वाली डायरेक्शन लेफ्ट साइड को दिखा रही थी, यानी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये डायरेक्शन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है टू गेट 3 इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव द प्लेन मिरर एट एन एंगल। तो हम किसी प्लेन मिरर को कितने एंगल पे रखें कि जो इमेज बने वो 3 हमको देखने को मिले किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की। तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि जब कभी भी हमें चाहिए होता है ऑड नंबर में, तो हम कितने डिग्री पे रखें ये निकलता है 360 बाई थीटा से, ठीक। और 360 पे अगर हम अपने प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे रख दें, प्लेन मिरर को कितने पे रख दें, 90 डिग्री के एंगल पे रख दें, तो 9 4 जा 36 इवन नंबर आया। और हमें पता है जब 360 बाई थीटा इवन नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी बनती है जो कि 3 के बराबर हो जाएंगी। और यही हमसे पूछा था कि कितने डिग्री पे रखा जाए कि नंबर ऑफ इमेजेस 3 बने। तो अगर 90 डिग्री पे हम किसी भी प्लेन मिरर को रख देते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, वो 3 बनेंगी। यानी कितने डिग्री पे रखना पड़ेगा, 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा हमको प्लेन मिरर्स को। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मिरर सेकंड है, ये मिरर फर्स्ट है। हमसे बोल रहा है figure shows two plane mirror parallel to each other and object O is placed between them, then the distance of first 3 images from the mirror 2 से first 3 images बताना है। तो पहली इमेज तो उतने पे ही बनेगी जितने पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है,
प्लेन मिरर है इसलिए 5 सेंटीमीटर पे ही। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ट्रिक जान रखा है। M1 और M2 होते हैं। M1 की डिस्टेंस उतनी ही होती है, अगर फर्स्ट इमेज की बात करें तो जितने पर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने पे ही इमेज बनती है, यानी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब M2 से बात करें तो M2 से ऑब्जेक्ट कितना है, 15 माइनस 5 सेंटीमीटर, बोले तो 10 सेंटीमीटर, यहां पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हमको I2 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिरर की दूरी ऐड करेंगे। मिरर के बीच टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25, यानी सेकेंड इमेज फ्रॉम M2 कितने पे बनेगी, 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता था यहाँ पे 15 ऐड करना होता है तो ये 20 हो जाता है। फिर थर्ड इमेज के लिए अगेन दोनों मिरर के बीच की दूरी ऐड करनी पड़ती है, यानी 15 ऐड करना पड़ता है। तो जब फिर 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो कि I3 का काम करेगा। तो 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ये हमको मिरर 2 से तीन इमेजेस की डिस्टेंस पता चल जाएगी, जो कि है 5, 25, 35, यानी ऑप्शन नंबर सी। 46 देखेंगे। 46 में ये कह रहा है हाउ मेनी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड इफ टू एडजेसेंट वॉल ऑफ सीलिंग ऑफ रेक्टेंगुलर रूम मिरर सरफेस, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा केस बन रहा है, ऐसा समझिए, ये दो मिरर रहे होंगे, एडजेसेंट वॉल हैं। अब ये दोनों वॉल मिरर जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मिरर जैसा काम कर रहे हैं। तो अब अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो हमने अभी पिछली प्रॉब्लम में देखा था कि जब दो मिरर 90 डिग्री पे होते हैं या फिर एडजेसेंट होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, अब प्लेन मिरर के केस में एक तो जितने दूरी पे रखते हैं उतनी दूरी पे बनती है, जितने दूरी पे रखते हैं उतनी दूरी पे बनती है, और एक तीन इमेज बनती है, तो तीसरी इमेज यहां बन जाएगी। अब सीलिंग मतलब इसके सामने रही होगी सीलिंग, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल सोच करके देखिए, मतलब ऐसा समझिए क्यूब रहा होगा, तो दो एडजेसेंट वॉल ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, और सीलिंग का काम इसके जस्ट सामने वाली जो वॉल होगी वो सीलिंग का काम करेगी, ठीक। तो इसको 3D में विजुअलाइज करिए कि ये दोनों जो हैं ये 90 डिग्री पे रखी हुई थी, यानी यही वाला मिरर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 90 डिग्री पे रखा हुआ था, तो तीन इमेज बन रहा था। तो तीन इमेज की वजह से ये तीनों जो है वो अगेन सीलिंग पे, अब ये तीनों ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो सीलिंग पे तीन इमेज और बनेगी, ठीक है ना, इनकी वजह से, ठीक। तो सीलिंग पे जब इनकी वजह से तीन इमेज और बनेंगी तो नीचे ये तीन तो बन ही रही थी, ठीक है ना, प्लेन मिरर से ये तीन बन ही रही थी, इन तीनों की वजह से ऊपर साइड में तीन मिरर, सामने वाले में तीन मिरर और बनेंगी, यहां यहां यहां। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी तो सामने वाले मिरर पे, यानी सामने में एक इमेज बनाएगा। तो नीचे कितना है, नीचे बनी थी तीन, और ऊपर सीलिंग में कितनी बनी, सीलिंग में बनी चार, तीन तो I1, I2 और I3, तो I1, I2, I3 ही किसकी तरह से काम करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे ऊपर सीलिंग में इमेज बनाने के लिए। और एक जो ऑब्जर्वर है, यानी बोला जाए एक जो ऑब्जेक्ट है वो खुद की इमेज बनाएगा। तो टोटल इमेज कितनी हो जाएंगी, 3 + 4 यानी 7 इमेजेस हमारी बन जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। 97 वाला क्वेश्चन की बात करेंगे। 97 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना दे रहा है, 30 सेंटीमीटर दे रहा है, इस क्वार्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है वो 1/4 टाइम्स है, इमेज जो है वो 1/4 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और मैग्निफिकेशन का हमको ये भी पता है कि फॉर्मूला होता है माइनस का V/U, तो मैग्निफिकेशन 1/4 आया है, यानी माइनस का V/U, यानी U कितना हो गया है, माइनस का V/4, ठीक है, U कितना हो गया, माइनस का V/4, ठीक। ये एक रिलेशन हमको मिल गया। अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1 में F इज इक्वल टू 1 में V प्लस 1 में U, 1 में फोकल लेंथ,
तो देखिए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। अब मिरर कैसा था, कन्वेक्स मिरर था, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी, तो फोकल लेंथ 30 रहने दीजिए। अपॉन में 1 अपॉन में v, तो v को एज इट इज रहने दीजिए। और u का अभी हमने रिलेशन निकाला था, u का रिलेशन क्या निकाला था, u इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ v। ठीक, निगेटिव था तो वो निगेटिव प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इस तरीके से v का हमको वैल्यू पता चल जाएगा। v का वैल्यू जो यहां से निकल करके आएगा वो आएगा 90/4। कितना आएगा, 90/4। ठीक, वो v का वैल्यू आ गया। अब v का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब अगर v का वैल्यू मुझे पता चल गया तो u का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि u क्या था, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ v, यही था। v का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। v का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 90/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर निगेटिव का। ये आपको देखने को मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट की दूरी देखने को मिलेगी। यहां से u का वैल्यू आ गया, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ देखना है तो मैग्नीट्यूड के साथ हम बता देंगे 90 का सेंटीमीटर। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अ सोर्स ऑफ लाइट एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से 6 सेंटीमीटर पे रखा गया है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज डबल। तो अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डबल कर दे रहा है। हाउ मच डज इमेज मूव इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 6 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर था और हमने सोर्स कहां पे रखा था, 6 सेंटीमीटर पे ही, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, ये भी हमको पता है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो कन्वेक्स मिरर था, ठीक, तो कन्वेक्स मिरर था, तो शुरुआत में जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, वो बन रही थी माइनस का 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और सोर्स हमारा किधर था, निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, कन्वेक्स मिरर है, तो u जो रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, u हमारा, सॉरी, u जो रहेगा ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस का, ये केस 1 की बात कर रहा हूं, केस 1 यानी शुरुआत में जब हमने डिस्टेंस डबल नहीं किए तब की। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो केस 1 के लिए मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको फोकल लेंथ पता चल गया कितना, 3 सेंटीमीटर, 1/v, और u माइनस में हो जाएगा क्योंकि u कितना है, माइनस का 6 सेंटीमीटर, तो माइनस का 6 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ये v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, v का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। ये तो केस 1 की बात हो गई। ठीक, अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 2 में लिखा गया है कि अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से हम डबल कर दे रहे हैं, यानी u को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे। तो शुरुआत में u जो था वो u कितना था, माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब जो रहेगा वो u डैश हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 6 कर दीजिए, जो कि माइनस का 12 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। फोकल लेंथ अभी भी वही है, तो मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/3 फोकल लेंथ की वैल्यू थी, v हमको निकालना है, अब v की जगह v डैश कर दीजिए, प्लस 1/u, u कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/12। यहां से इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो v डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, v डैश का वैल्यू आएगा 12/5, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। अब यहां से शिफ्टिंग निकाल लीजिए, शिफ्टिंग यानी डेल्टा v, तो वो हो जाएगा v माइनस, सॉरी, v डैश माइनस v हो जाएगा। v डैश का वैल्यू कितना है, 2.4 है, और v का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था, 2 सेंटीमीटर, तो 2.4 माइनस 2 यानी 0.4 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो 0.4 सेंटीमीटर पे इमेज शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर,
टॉल इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दे दिया है कनकेव मिरर का, तो माइनस में होगा, माइनस का 9 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, माइनस का 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो नेचर एंड साइज ऑफ इमेज हमको बताना है, और फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर दी हुई थी, और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दी हुई थी, ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस का 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट की दूरी इज एफ अपॉन में एफ माइनस यू। एफ का वैल्यू कितना था, माइनस का 9 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, ये माइनस का 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यू की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 9/3 विच इज गोइंग टू बी माइनस का 3। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन को ही हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना मिला, 3 मिल गया। ठीक, और एचओ का वैल्यू कितना दे रखा था, एचओ का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 3, तो 3 पुट कर दीजिए, तो एच आई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ये 3 से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया 9। ठीक, 9 आ गया, और यहाँ पे 3 किस में था, माइनस में था। ठीक, अगर ये 3 माइनस में, ये 3 माइनस में होगा, ये 9 माइनस में होगा, तो अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा था ये निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है रियल को। तो जो हाइट ऑफ इमेज आई है ये बता रही है कि कैसी है इमेज, रियल है प्लस कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, तो रियल इन्वर्टेड, ठीक है 9 रियल एंड 9 सेंटीमीटर पे, ये भी कह सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ निगेटिव में हो जाएगी। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर, प्लेस सो दैट द इमेज हाइट ऑफ इमेज कितना दे दिया हुआ है, माइनस का 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हमको बतानी है कितनी हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन हो जाता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज है माइनस का 1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट की दूरी एफ अपॉन में एफ माइनस यू लिखी जाती है। मैग्निफिकेशन कितना आया, माइनस का 1/4, फोकल लेंथ कितनी आई है, माइनस का 12, फोकल लेंथ माइनस का 12 माइनस का u, और इसी u का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो ये लिखा जा सकता है माइनस का 12, अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा माइनस का 12 प्लस u माइनस 12 अपॉन में ये माइनस नीचे रहेगा 4, तो u का वैल्यू यहां से मुझे देखने को मिलेगा 60 सेंटीमीटर, किसमें, माइनस में, u का वैल्यू 60 सेंटीमीटर माइनस में देखने को मिलेगा, और ये रहा हमारा डिस्कशन टेस्ट का